हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसके नोट्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम लोग सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। बहुत डिमांड थी बच्चों की इस पर्टिकुलर वीडियो की, मैम नोट्स लिया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर से, एमसीक्यूज वगैरह, वो सब चीजें। तो आप लोग का वो एसएसटी की वीडियोस ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो आज हम लोग अब बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिन बच्चों ने जो प्रीवियस वाली वीडियोस रही हैं जिसमें हमने चैप्टर को पूरा समझा है, अगर वो नहीं देखी है, एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, सारी ही वीडियोस का सब कुछ कवर अप कर रखा है 3 क्लासेस में। एक बार जाकर उसको चेकआउट कर लो। इवन जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है मैंने वो भी करा रखे हैं, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, ठीक है, और 4th के अभी आने वाले हैं। ठीक है जी, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 1 होने वाला है ये आपका। यहाँ पे देखो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया के एस्ट्रोनॉट कौन थे जो स्पेस में गए थे। तो वो थे बेटा आपकी राकेश शर्मा जी। कौन थे आपके वो? राकेश शर्मा। मैं इसी पर्टिकुलर वाले में एक्चुअली लगाना भूल गई उसकी पिक्चर, यहाँ पे देख लो, ये थे आपके राकेश शर्मा जी। ठीक है, इसी पॉइंट में बस पिक्चर रह गई है, बाकी आपको हर जगह नीचे आप देख सकते हो, आपको पिक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। चलो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब देखो हमने क्या बोला, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर बात करूं लार्जेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है वर्ल्ड की, ठीक है। अब देखो या तो आपको पूछ सकता है कि आपको बताने इंडिया कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, या फिर क्या पता आपको यहाँ पे समवेयर आपको बोल दे कि भाई आपको बताना रशिया फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या आपसे पूछे 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी। तो आपको पता होना चाहिए, एक ऑर्डर है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है इसको कि भाई जो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है वो आपकी है रशिया, फिर आपकी है कनाडा, फिर आपकी है यूएसए, देन है चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आती है आपकी इंडिया। दैट मीन्स इंडिया जो है आपकी वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि आपको पता है एशिया वाले कॉन्टिनेंट में है। ये चीज पता है, बहुत क्लियर है। अच्छा यहाँ से ना मुझे एक और चीज बोलनी थी यहाँ पे कि इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? RCUCBAI, रकुकबाई। रकुकबाई, रकुबाई होते हैं ना, रकुबाई, मन्नूबाई, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये रकुकबाई। तो आर से आपका रशिया, देन ये कनाडा, देन यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन इंडिया। तो छोटी सी यहाँ पे ट्रिक है, जैसे अपनी क्लास में बच्चों को याद कराती हूँ, तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है जी, अब आगे देखो बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं आपको वो यहाँ पर बताना है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे साइड में आपका आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा। नीचे आपका यहाँ पे आता है बांग्लादेश, एक आपका आता है नेपाल, एक आपका आता है भूटान। नेपाल आपका ऐसे करके है, जैसे मान लो ये आपका इंडिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे ना हट सकता है। एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, अब ये चौकी ये रहा, मैप है तो सही। देखो ये रहा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे आपका? यहाँ पे, ये पाकिस्तान है। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश कहाँ पर है? ये रहा। तो ये नेबरिंग कंट्री है हमारी। ये रहा नेपाल, तो नेपाल तो पिक्चर में दिखाई रखा है, ये रहा नेपाल। फिर है भूटान, देखो जो गायब हो रखा है ये भूटान है। फिर है श्रीलंका, श्रीलंका जी कहाँ गए हमारे? यहाँ पे आते हैं हमारे श्रीलंका, जो कि आइलैंड नेशन है बेसिकली। फिर हम कहने हैं म्यांमार, जो कि यहाँ पे आता है। तो ये सब क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी देश है, और ये सब जो है मिलकर फॉर्म करते हैं बच्चा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा नेबरिंग कंट्रीज, या आपसे ऐसे पूछ सकता है विच कंट्रीज फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और विच कंट्रीज टुगेदर फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, की कौन कौन से कंट्रीज हैं जो मिलकर इंडिया का सब कॉन्टिनेंट बनाती है। तो हम इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो वर्ड था ये बेसिकली पहले यूज करते थे जब हमारा इंडिया आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से तो उस टाइम पे इसका पार्ट पाकिस्तान भी था, आपका नेपाल भी था, आपका भूटान था, म्यांमार था, बांग्लादेश था और श्रीलंका था। बेसिकली 6 कंट्रीज थे जो कि आपके इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करती। समझ में आ गया जी? चलो अब अगर बात करते हैं हम लोग, आपको जो चैप्टर है जिस बारे में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता है सबसे ऊपर बच्चा आपके हिमालयाज है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये सारा का सारा ये आपका है नदर्न प्लेन्स। ठीक है जी, ये आपका है थार डेजर्ट। ठीक है जी, ये आपका है यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब ये क्या होते हैं चीजें, कैसे फॉर्म हुए, मैं सब समझाऊंगी, टेंशन ना लो। फिर यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये आपका है बच्चा कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पे 2 आपके छोटे छोटे से आइलैंड। यहाँ पे बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू वाला रीजन भी आता है, यहाँ पे डेल्टा भी फॉर्म होता है। ये सब हम लोग उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आगे भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी देखोगे आप ये सब चीजें। अब देखो अगर बात करूं नेचुरल बाउंड्री की, तो कौन कौन से स्टेट्स हैं बेसिकली, कौन कौन सी जगह हैं जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है हमारे इंडिया की। तो यहाँ पे आप देखोगे जो हिमालयाज है ये हमारी बाउंड्री फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हैं वो बाउंड्री फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो आपका कन्याकुमारी वाला पार्ट है बेसिकली वो बाउंड्री फॉर्म करता है, और यहाँ पे जो गुजरात वाला पार्ट है वो आपका वेस्ट की तरफ बाउंड्री जो आपकी फॉर्म करता है। ठीक है जी,
आगे देखो बात करूं अगर मैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, और रही बात इसके पीडीएफ की कहां मिलेगा आपको, तो आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं उस पे 23 to 24 समथिंग इस टाइप से, बिकॉज अभी मैंने शुरू करा है कुछ दिन पहले ही। तो वहां पे आप लोग जाओ, चैनल को ज्वाइन करो, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ओके आगे ये पीडीएफ वहीं पे आएंगे, सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगी। ऑल्सो भाई मतलब ऐसे ना जस्ट ऐसे बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा उस चीज में, लाइक मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है @प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल। मैं उसका लिंक भी आपका होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहां मैं थोड़ा सा डालती रहती हूँ कि हाँ भाई क्या आप लोग अपडेट्स हो रही हैं, पढ़ाई की क्या अपडेट्स है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कुछ आपको शायद उसमें हेल्प हो सके। तो अगर चाहो तो प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल को सर्च करके आप लोग जस्ट उसको फॉलो कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर कर लेना, बिकॉज वहां पे आपका ही काम है। चलो अब देखो बात करती हूँ इंडिया के लैटिट्यूड्स की और इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स की। आपको पता है लैटिट्यूड्स वो लाइंस होती हैं जो कि इस तरह लेटी हुई होती हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, जैसे लेटी हुई वाली लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, जो खड़ी लंबी होती है उन्हें हम बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूड्स। तो अब देखो इंडिया का लैटिट्यूड कहां से शुरू हो रहा है, तो देखो यहां से शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चा आपका 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स, जो 37 ऐसे होता है, फिर डिग्री होता है और फिर 6 करके ऐसे वाला साइन होता है एपोस्ट्रोफी का, और फिर यहाँ पे नॉर्थ होता है, ठीक है। एन आपका नॉर्थ है, एस आपका साउथ है, ई आपका ईस्ट है, डब्ल्यू आपका वेस्ट है, ये चीज तो पता ही है आपको। 8 डिग्री 4 से शुरू लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक का है, एंड यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक का है। अब यहाँ पे ईस्ट ईस्ट क्यों है, नॉर्थ नॉर्थ क्यों है, नॉर्थ साउथ क्यों नहीं है, ये आपको पता होगा, क्योंकि जो हमारा इंडिया लाई करता है वो हमारा इंडिया आपके इस तरीके से है, ग्लोब है आपका, ये अर्थ है आपकी, और यहाँ पे ये इक्वेटर है जो कि पूरे वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, ये ऊपर का पार्ट आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। फिर ये आपकी प्राइम मेरिडियन है जो कि फिर अर्थ को लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, तो ये वाला एरिया आपका ईस्ट है, ये वाला एरिया आपका वेस्ट, सॉरी ये वाला एरिया आपका वेस्ट है, ये वाला एरिया आपका ईस्ट है। अब इंडिया कहाँ पे आता है बच्चों, इंडिया आता है यहाँ पे, इसीलिए जो है आपका ये नदर्न हेमिस्फीयर एन है, ये एन, ये बहुत बेकार सा एन बना है ऑल्दो, ठीक है, ये एन है, ठीक है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, तो इसलिए हम बोलते हैं इंडिया जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। सही चीज आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, इसलिए इसका लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ से शुरू हुआ, नॉर्थ पे ही खत्म हुआ, और जो लॉन्गिट्यूड था वो ईस्ट से शुरू होकर ईस्ट पर ही खत्म हुआ। समझ में आगे जी ये वाली चीजें, कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि मैम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ से नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, एंड ये आपका साउथ, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कह रहे हैं अब 8000ers क्या पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत रेयर चांसेस इस क्वेश्चन के पूछने के, लेकिन फिर भी 8000ers क्या है बेसिकली, तो आपको ये बताया गया है भैया कि हमारी बहुत सारी माउंटेन पीक्स जिनकी हाइट 8000 मीटर से ऊपर होती है, माउंटेन पीक्स जो माउंटेन रेंजेस होती हैं जिसमें बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, चेन ऑफ माउंटेन को हम बोलते हैं बेसिकली माउंटेन रेंज। तो कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी हिमालयन पीक्स है, चोटी है उनकी, जो कि जिनकी हाइट जो है 8000 मीटर से भी ऊंची है, इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं बच्चा आपका 8000ers। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, तो वो कौन सी आपकी माउंट एवरेस्ट। कहां पर है बच्चा, वो नेपाल में। कहां पे है वो आपका, नेपाल में, ठीक है। और ये कितनी है आपकी 8848 मीटर की जो इसकी हाइट है, समझ में आया। अच्छा अब अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है बच्चा, तो वो आपके कंचनजुंगा। देयर वाज आल्सो अ बॉय जिसने मेरी एक प्रीवियस वीडियो पे इसका रिप्लाई किया था कि मैम हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इंडिया की वो कंचनजुंगा है। वेरी गुड, थैंक यू। ओके अच्छा अब देखो आगे बात करते हैं, व्हाई हिमालयस आर कॉल्ड वाटर टावर्स ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं हम हिमालयस को वाटर टावर्स ऑफ एशिया क्यों कहते हैं। भाई एशिया है उसमें हमारे इंडिया में हिमालयस है बेसिकली, हम उन हिमालयस को वाटर टावर क्यों कहते हैं, ऐसा क्या है। तो देखो इसलिए कहते हैं जो हिमालयस है ना हमारे, उसमें बहुत सारी मेजर रिवर्स आती हैं। 3 मेजर रिवर्स कौन कौन सी आपकी, खासकर यहाँ से गंगा आ रही है आपकी ऐसे करके उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ पे देखो इस तरीके से है ना ऐसे करके आपका एरिया, तो यहाँ से जो है आपकी यहाँ पे जो है आपकी इंदज आ रही है, यहाँ से गंगा आ रही है, और यहीं से आपके ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया में एंटर करती है। तो 3 मेजर रिवर्स हैं, ये कैसे कैसे आ रही है, क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, मैं सब आपको जहां पे चैप्टर पूरा समझाया हुआ है वहां मैंने बताया हुआ। अगर यहाँ बताऊंगे तो बेचारे उन वाले बच्चों को ऐसा लगेगा वो वाली वीडियो देखने का क्या फायदा हुआ, तो इसलिए आप लोग वहां जाकर उस वाली वीडियो को एक बार चेकआउट कर लो। बाकी मैं ब्रीफ में यहाँ पर आप लोगों को बताती हुई चल रही हूँ ताकि आप लोगों का भी नुकसान ना हो अगर आप लोग एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो।
ओके अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं भाई इस समय पानी रिवर्स होती है, तो रिवर्स तो है तो ऑब्वियसली बात है, अगर रिवर्स है तो पानी हो गया अच्छा खासा। ऑल्सो हम कह रहे हैं कि जब यहाँ पे स्नो भी मेल्ट होती है समर्स में, हिमालयाज है, खासकर आपको जो हिमाद्री रेंज जो आगे पढ़ोगे भी आप लोग, तो वहां पे क्या होता है भाई, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, चोटियां हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, उन सब में गर्मियों के टाइम पे स्नो मेल्ट होती है। अब इन दोनों ही चीजों से जो पानी यहाँ पर रिवर्स के तौर पर है और जो यहाँ पर पानी स्नो के मेल्ट होने से मिलता है, इस पानी से ड्रिंकिंग होती है भैया, फार्मिंग होती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी काम आता है, जिससे बहुत लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है आपस में जुड़ी हुई है। इसी रीजन से हम कहते हैं हिमालयाज को हमारे वाटर टावर्स ऑफ एशिया। इसलिए क्या कहते हैं इनको हम, वाटर टावर्स ऑफ एशिया। समझ में आ गई वाली चीज। तो आपका स्नो की वजह से, स्नो मेल्ट होगी तो पानी आएगा, और 3 मेजर रिवर्स, इन दोनों रीजन से हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने भैया, भागीरथी जो रिवर है वो कहां से आती है? भागीरथी रिवर कहां से आती है? देखो मैंने यहाँ पे बताया, ये भागीरथी जो रिवर है ओरिजिनेट होती है, कहां से निकलती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका गंगोत्री ग्लेशियर है बेसिकली, उस ग्लेशियर की जो एज है, जो किनारा है, वो आपका है गौमुख। क्या नाम है उसका? ये रहा गौमुख, यानी कि काऊ का माउथ की, गौ क्या है यहाँ पे? काऊ, और मुख यानी कि माउथ, तो गाय के मुंह सा बेसिकली एक एरिया है, उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है गौमुख, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वैसे काऊ माता, हमारी गाय माता का मुख हो। तो कहते हैं वहां पे उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख है बेसिकली, वहां से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। अब देखो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तभी मैंने आपको ये बताई थी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बिकॉज ये देखो, ये आपकी भागीरथी नदी आ रही है, यहाँ से दिख रही है आपको ये वाली, मेरा दिख रहा है मैं कहाँ पे बोल रही हूँ बेसिकली। देखो ये वाला जो एरिया नदी आ रही है, ग्रीन ग्रीन सी हल्की सी, ये आपकी भागीरथी नदी है। और जो आपको यहाँ से दिख रही है आती हुई मटमैली सी गंदी सी, ये आपकी है बच्चा अलकनंदा। कौन सी नदी आपकी है? अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों ही नदियां आकर मिलती हैं आपकी देवप्रयाग पे। कहाँ मिलती है बच्चा? ये आपकी मिलेंगी देवप्रयाग पे। देखो मैंने यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, ये आपकी भागीरथी आई यहाँ से आपकी आ रही गंदी सी अलकनंदा। भागीरथी ग्रीन इसलिए क्योंकि उसमें एल्गी उगता है थोड़ा सा, और ये दोनों जो है मिल गई आपकी देवप्रयाग पे, और आगे जो बनी आपकी बनती है गंगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली गंगा और जो आपकी भागीरथी अलकनंदा के मिलन से आपकी गंगा रिवर फॉर्म होती है, हमारी गंगा माता आती है। चलो उसके बाद आप बात करते हैं आपके हिमालयाज कैसे बने। हिमालयाज जो फॉर्म हुए थे वो कैसे फॉर्म हुए थे, आपसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोशिश करना आप लोग उसमें एक अदर डायग्राम वगैरह बना के आ सको। ये वाला बनाया ना, ये थोड़ा इजी सा है, ये वाला डायग्राम आप उसमें बना के आ सकते हो। पहले समझ लो कि आखिर फॉर्म कैसे हुआ। देखो हम कह रहे हैं इंडिया जो है भैया, पहले यहाँ एक लैंड मास का पार्ट था, एक बहुत बड़ा लैंड मास था, गोंडवाना लैंड, ये आपको दिख रहा है। पहले जो ना आपका ये एक बहुत बड़ा एरिया था, एक सेकंड मैंने इसलिए पिक्चर्स यहाँ पे काफी लगा रखी है। पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, बहुत सारे अलग अलग नहीं थे, पहले सिर्फ एक पार्ट था, बहुत एक बड़ा एरिया था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था बच्चा? पेंजिया। अब ये जो पेंजिया था ये धीरे धीरे करके ये 2 पार्ट्स में टूटा। सबसे पहले टूटेगा ऊपर का पार्ट जो उसका वो अलग गया, उससे आपका बना लॉरेशिया, और जो नीचे का पार्ट था वो नीचे की तरफ आया। देखो दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ऐसे करके ये मूव हो गया, एंड इससे आपका फॉर्म हुआ ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला आपका बच्चा गोंडवाना लैंड। अच्छा जी, अब इसमें आप देख रहे हो इस तरीके से कंट्रीज पहले की तरफ पहले थी। यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे यूरेशिया है, ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका। तो बेसिकली आपको इससे ये बताया गया है कि लॉरेशिया वाले पार्ट से आप देख रहे हो ऊपर की तरफ से आपका नॉर्थ अमेरिका बना है, आपका यूरेशिया बना है, और थोड़ा सा आपका अफ्रीका बना है। लेकिन जो आपका गोंडवाना वाला पार्ट है, गोंडवाना वाले पार्ट, देखो एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो ध्यान से एक बार, कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया लॉरेशिया से जो है आपका एक नॉर्थ अमेरिका बना है और एक यूरेशिया बना है, और जो आपका गोंडवाना है उससे अफ्रीका बना है, साउथ अमेरिका बना है, एंटार्क्टिका बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, और देखो यहाँ पे ये रहा छोटा सा आपका इंडिया। इंडिया दिखा आपको? इंडिया दिखाना चाह रही हूँ मैं आप लोगों को, इंडिया दिखा? ये देखो अभी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये दिखा? तो बिल्कुल कोने में छोटा सा साइड में पड़ा हुआ है, ये रहा आपका इंडिया। दिख गए इंडिया जी आपको? ये इस तरीके से आपका, ये आपके जो कॉन्टिनेंट्स थे ये आपके फॉर्म हुए थे इसी से। अब कुछ फोर्सेस वगैरह वर्क कर रही थी, जिन फोर्सेस की वजह से ऐसा हुआ था, ये आपको समझना है। अच्छा अब देखो कह रहे हैं भाई इंडिया जो है पार्ट था गोंडवाना लैंड का, कुछ टाइम के बाद वो ब्रोक होने लग गया, वो टूटने लग गया, और जो है नॉर्थ की तरफ मूव होने लग गया। मतलब पहले तो लॉरेशिया गोंडवाना है, फिर ये अलग अलग यहाँ पार्ट हुए, पहले लॉरेशिया और गोंडवाना अलग हुए पहले। अब क्या था, अब जो आपका ये जो आपका इंडिया है गोंडवाना का पार्ट था, नीचे वाले लैंड का पार्ट दिख गया आपको ये। अच्छा अब क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे करके अलग हो रहा है, और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये देखो ये रहा इंडिया, और ये कैसे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा जी ठीक है। अब कह रहे
हैं 50 मिलियन साल पहले, आज से 50 मिलियन साल पहले कहां पहुंच गई? इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया। ये पहुंच गया बच्चा, यहां से उड़ता 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 यहाँ पे आ गया यूरेशिया वाले लैंडमास पे। तो यूरेशिया का आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा का पूरा आपका एशिया है, जिसमें से छोटा सा यहाँ पे यूरोप भी बाद में बन जाता है। ये आपका एशिया वाला पार्ट है। तो ये ऊपर की तरफ आ गया आपका यूरेशिया की तरफ और इससे टक्कर कर दिया, ऐसे करके था, ये आराम से अपना बैठा हुआ था, ये आया और इससे एकदम से धीरे 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 करके टक्कर कर दिया। अब अगर टक्कर करेगा, ये ऐसे था और ये ऐसे ऐसे करके आगे टक्कर, तो क्या होगा? ये जो पार्ट था ये उठ गया। मान लो ऐसे था, ये आया टक्कर करा, तो ये जो पार्ट था ये उठ गया, और ये जो उठा हुआ पार्ट है यही क्या बना? आपका हिमालयस बने। क्योंकि क्या दो प्लेट है बेसिकली, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स है, बहुत बड़ी बड़ी, आप नाप भी नहीं पाओगे, सोचो पूरा कॉन्टिनेंट है इसमें, इतनी बड़ी प्लेट्स हैं। आप टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, सुना होगा आपने जरूर, क्या उनसे प्लेट्स होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो कुछ मेजर होती है, कुछ माइनर होती है, इस तरीके से आपकी जो है प्लेट्स होती है। तो ये दो प्लेट जो आपस में टकराई और ये जो है एरिया आपका उठ गया, और जो उठा पार्ट वही उस सबने क्या बोला? आपका हिमालय। ऊपर आपको पता है तिब्बत वगैरह है, आपका इंडिया से ऊपर यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, और नीचे आपके हिमालय यहाँ पे फॉर्म हो गए। समझ में आया जी ये वाला पार्ट? तो कह रहे इस कॉलिजन से क्या हुआ? जो लैंड था इनके बीच का वो क्रम्बल करा, इसे डगमगाया और एकदम से उठ गया और हिमालयस आपके फॉर्म हो गए। और ऐसा मानते हैं कि हिमालयस आज भी हल्के हल्के से फॉर्म हो रहे हैं। आप सोचो ये ऐसे करके हल्का 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 सा ना उठ रहा है आज भी, और किस स्पीड से उठ रहा है पता है? किस स्पीड से उठ रहा है? हर साल ये 5 मिलीमीटर की स्पीड से आपके जो हिमालयस है ना वो आज भी बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको एहसास होगा, अगर मान लो आप आज जा रहे हो कि हिमालयस गए हो, आप लोग कहीं भी गए हो, बहुत ऊपर की तरफ गए हो, आप लोग लद्दाख में गए हो, वहां पर हिमालय आपने देखे हैं, उससे ऊपर आप कराकोरम रेंज पे गए हो, आप जम्मू कश्मीर गए हो, आपने वहां पे हिमालयस देखे हैं, तो वहां पे आप जब देखोगे तो आप आज हिमालय देख के जा रहे हो, आप आओगे 1 साल बाद 2 साल बाद आओगे, आपको 10 मिलीमीटर का अंतर दिखेगा। तो क्या आप उस 10 मिलीमीटर के अंदर को पहचान पाओगे कि हाँ हिमालय तो बढ़ गया? नहीं पहचान पाओगे ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे। और ये आपका था कि हिमालयस की फॉर्मेशन का पॉइंट, कि भैया हर साल जो है 5 मिलीमीटर की रफ्तार से, की स्पीड से जो है ये आज भी बढ़ रहे हैं, और ऐसा मानते हैं कि आगे तक भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। आप देखो हम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, विच इज रेंजेस ऑफ हिमालयस, कि आखिर आपके हिमालयस की कौन कौन से रेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो सबसे ऊपर यहाँ पे आएगी आपकी हिमाद्री रेंज, फिर आपकी एक बच्चा हिमाचल रेंज जिसे हम लोअर हिमालयस बोलते हैं, फिर आपकी आएगी शिवालिक रेंज, और ये आपको रेंजेस यहाँ पे दिख रही है। सबसे ऊपर जो चौड़ी वाली है ये आपकी है हिमाद्री, फिर जो ये पतली वाली है ये आपकी है हिमाचल, ये वाली, ठीक है, एंड जो लास्ट वाली आपकी लास्ट वाली वो आपकी है शिवालिक। अब देखो पढ़ते ही काफी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं भैया हिमाद्री रेंज को हम लोग ग्रेटर हिमालयस भी बोलते हैं। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, बहुत ऊबड़ खाबड़ से रेंजेस है, पार्ट है, वो आपका यहीं पर है, हिमाद्री रेंज के अंदर ही आता है। इसमें बहुत सारी ऊंचे ऊंचे शिखर है, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा, जो मैंने कहा था वर्ल्ड की हाईएस्ट और इंडिया की हाईएस्ट, वो दोनों ही पीक्स जो है आपकी इसी के अंदर है। अब कह रहे हैं ये जो रीजन है आपका हमेशा से ये स्नो कवर्ड रहता है, पूरे के पूरे साल इसमें ठंड रहती है यहाँ के एरिया में, तो बर्फ से भरा हुआ रहता है। यहाँ पे रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, अगर लोग रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पे ज्यादा सेटलमेंट्स नहीं है, ज्यादा यानी कि ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं रहते। मैंने कहा ना ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा नहीं है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रह रहे हैं। अब जो आपका एरिया जम्मू कश्मीर में आता है, जो लद्दाख में आता है, अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है सारा का सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि लद्दाख वाला एरिया, जम्मू एंड कश्मीर का अपर वाला पार्ट जो ये वाला है, और ये आपका हालांकि ये पोक वाला रीजन है जो आपको नहीं जानना अभी, यानी कि बेसिकली सारा का सारा लद्दाख वाला पार्ट, फिर ये वाला तो बाहर चला गया, फिर यहाँ पे आओगे तो थोड़ा सा आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट, ये सब आपका किसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा हिमाद्री रेंज के अंदर। सेकेंड अगर बात करूं मैं हिमाचल के आपके जो लोअर बेसिकली जो लोअर हिमालयाज है, ठीक है, इसमें आपके हिल स्टेशन आते हैं, जहां आप लोग घूमने जाते हो ना, जहां ठंड के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा होगी, स्नो भी होगी, बर्फबारी भी होगी, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ठंडा मौसम होगा, बस ये वो जगह है। तो कह रहे हैं यहाँ पर भैया मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई होगा या बहुत लो होगा तो वहां पे बहुत कम जो एनिमल्स है वो अडेप्ट कर पाएंगे खुद को, लेकिन अगर मॉडरेट क्लाइमेट है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो वहां पे जो एनिमल्स वगैरह भी खुद को अडेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन भी खूब सारी, यहाँ पे बथेरे लोग यहाँ पे रहते हैं। जो आपके हिल स्टेशन मैंने बोला, आप चाहे कहीं भी जा रहे हो, नैनीताल जा रहे हो जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, दार्जिलिंग जा रहे हो जो आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है, आपका ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट आता है ना, ये वाला कहेंगे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये आपका क्या है, दार्जिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे मैंने कहा शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, ये सब जो आपके इसी वाले रीजन में है। तो इसमें स्टेट कौन कौन से आगे बच्चा आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, जम्मू कश्मीर थोड़ा सा यहाँ पर भी आ रहा है, दिख रहा है ये, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपका पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ठीक है। इवन जो आपका वो है ना कटरा,
जो हम वहां जाते हैं आपका वैष्णो देवी जी के मंदिर करने, वैष्णो देवी जी के मंदिर जाते हैं, वो आपका शिवालिक में आता है, जो बिल्कुल लास्ट वाले हिमालय से ये वाले, क्योंकि बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है वो। तो कह रहे हैं यहाँ पे आपका उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा इस वाली रेंज में थोड़ा सा, एंड यहाँ पे आपका असम वाला पार्ट आ जाएगा थोड़ा सा, एंड बाकी आपका जो है ये वाले रीजन्स आ जाएंगे, तो पंजाब हरियाणा वगैरह यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग, आप सॉरी यहाँ पे गिरा ना, हाँ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वगैरह ये हो जाएंगे, वही कह रही पंजाब हरियाणा कहाँ से आ गए इसमें। चलो उसके बाद देखो बात करेंगे हम लोग आपका शिवालिक हिल्स के, जो बिल्कुल लास्ट के हिमालय है, तो वो आपके आउटर हिमालयस है, तो आउटर मोस्ट रेंज है, ये लोवेस्ट रेंज है बेसिकली, जो कि ऐसे मुड़ते तुड़ते से उसमें हिल्स वगैरह यहाँ पे स्टोन्स की बनी हुई है बेसिकली, और बहुत घने घने यहाँ पे जंगल है। फुट हिल्स का मतलब होता है, मान लो ये आपके हिमालयस है, तो जिसके ये वाली जगह है, जो फुट वाली जगह है बेसिकली, इसे बोलते हैं फुट हिल्स। यहाँ पे क्या होता है भैया कि वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी होती है, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, और ये ट्रांजिशन जोन है, ये बीच वाला जोन है जहाँ पे ट्रांजिशन देखते हो आप हिमाद्री से लेकर के नदन प्लेन्स में, क्योंकि देखो सबसे ऊपर आपकी हिमाद्री है, उसके ऊपर हिमालयस है, लोअर हिमालयस, फिर आपके शिवालिक सर, फिर आपके आएंगे नदन प्लेन्स। तो आप क्या कह रही हो भैया, ये जो आपका ट्रांजिशन जोन है नदन प्लेन्स और हिमाद्री के बीच का, हिमालयस के बीच का। चलो अब यहाँ पे कह रहे हैं इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ रही है, मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर का नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर, कश्मीर वाला बेसिकली, एंड फिर जम्मू वाला, फिर यहाँ पे कह रही हिमाचल प्रदेश यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो इसका भी पार्ट यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा, हिमाचल प्रदेश का ये रहा। फिर यहाँ पे मैंने बोला भैया कि पंजाब और हरियाणा तो है ही, पंजाब ये रहा, हरियाणा ये रहा, असम ये रहा, ये वाली जो स्टेट्स आपकी लग रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट्स है किसका पार्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए। कौन से कहाँ पर स्नो कवर्ड रहेगा पूरे टाइम आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे हैबिटेशन कम होती है बहुत, वो आपको पता होना चाहिए। आगे देखो मूव करते हैं बच्चा, व्हाट इज काठ कुनी और धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस, ये कौन से प्रकार के घर होते हैं, काठ कुनी या फिर धज्जी देवारी। पिक्चर लगाइए, नो शिट पिक्चर भूल गया मैं, अभी दिखाती हूँ रुको। काठ कुनी या फिर धज्जी देवारी प्रकार के जो घर होते हैं ना, ये आपको वेस्टर्न जो हिमालयन रीजन है ना, आपका जम्मू कश्मीर का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, आपको वहां ये देखने को मिलेंगे, जिसमें ना वहां पे जो स्टोन है, वहां पे जो पत्थर है, वहां पे जो लकड़ी है, ये घर उसके बने होते हैं। बेसिकली बहुत ट्रेडिशनल मेथड है घरों को बनाने का, और इसका काम होता है घर को गर्मी से बचाना, घर को थोड़ा सा नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म, कि घर को हल्का सा गर्म रखना, क्योंकि हिमालयन रीजन में है ये ठंडे होंगे हमेशा, लेकिन उनको थोड़ा सा गर्म रखने का काम होता है इसका। ऑल्सो अगर थोड़े बहुत हल्के फुल्के से अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उससे भी हमें ये बचाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे यही कहा हमने, काठ कुनी या फिर धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेस यही होते हैं जी, अब आपके उस वाले रीजन में होंगे, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और जो कि वहां पे जो पत्थर, वहां पे जो लकड़ी अवेलेबल है, उससे से ये आपके बनाए जाते हैं घर, जो कि घर को गर्म भी रखते हैं और थोड़े बहुत अर्थक्वेक के लिए भी उससे बचाते हैं बेसिकली हमें। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया विच इज इन लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट जो कि आपका लद्दाख में है, उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट है, ये अब आपको पता है ये, अच्छा जहां पे विंटर का जो टेम्परेचर होता है भैया, वो 30 डिग्री माइनस से भी कम पहुंच जाता है, -30 डिग्री से भी कम। सोच रहे हो, मतलब -40 -50 वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होती है। अगर दिल्ली में ठंड में टेम्परेचर 4 या 5 पहुंच जाए ना पॉजिटिव में, तो भी ये हो जाती है। तो आप सोचो वहां पे जहां पे 40 या 50 पहुंच रहा है माइनस में, तो पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, -1 -2 -3 -10 -20 -30, इतना लो टेम्परेचर है, तो मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे बेसिकली, और बहुत कम बारिश होती है, बहुत उबड़ खाबड़ सा वहां पे लैंडस्केप है, डीप वैलीज है यानी कि घाटियां हैं अच्छी खासी, और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है आपकी पांगोंग लेक। और ये नाम मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन की वजह से मैंने यहाँ पे इस लेक को मेंशन करा है। यहाँ पे हम याक्स को पालते हैं उनके दूध के लिए, उनके जो आपके वूल के लिए, मीट के लिए, और गोबर वगैरह के लिए, उस चीज के लिए। अच्छा लद्दाख की एक और बहुत फेमस बात है, आपसे ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट है जहां पे हेमिस और लौसार नाम के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करा जाता है, तो आपको वो पता होना चाहिए, तो वो कौन सा आपका लद्दाख है। ठीक है जी। देखो भाई जो लेक्स है ना, यूजुअली लेक्स का रिवर्स में, स्ट्रीम्स में ना फ्रेश वाटर होता है, पीने वाला पानी होता है बेसिकली, लेकिन अब जो आपकी पांगोंग लेक है जो कि आपके लद्दाख में, इसमें सोल्टी वाटर है। अब ये क्यों है, आपसे ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो वहां पे आसपास के जो माउंटेन एरियाज है, वहां पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं ना, क्योंकि वो मिनरल्स जो है इस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत टाइम तक पानी के आसपास रहते हैं, फ्लो होता है तो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये लेक है ये सॉल्टी हो चुकी है। ये बात समझ में आ गई। तो जो मिनरल्स यहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें आसपास के एरिया से, इस वजह से क्या है ये रिवर आपकी लेक आपकी सॉल्टी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज गैंगेटिक प्लेन्स, जो आपके गंगा के प्लेन्स है, नदन प्लेन्स वाला एरिया जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो आपका ये वाला रीजन है पूरा का पूरा दिख रहा है ये मैप में। ठीक है,
देखो ये फॉर्म कैसे हो रहा है, पहले एक बार ये समझो, हिमालय कैसे फॉर्म हुआ समझ में आ गया। अब आपके प्लेन्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं आपको पता है। जब भी मैंने बोला भैया यहाँ से इंदस नदी आती है इस तरीके से, यहाँ से गंगा आ रही है पूरी की पूरी आपकी यहीं पे पूरे के पूरे आपके इसी वाले रीजन में फ्लो करती है गंगा नदी, यहाँ से आके ऐसे करके, और जब ब्रह्मपुत्र है वो यहाँ से आती है ऐसे घूमती हुई, फिर वो यहाँ पे आकर और ऐसे करके आती है इस तरीके से। ये आपके ब्रह्मपुत्र है, तो ये आपकी है इंडस, ये आपकी है बच्चा गंगा, और ये आपकी है ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से नदियां हैं। अब यहाँ पर देखो आपको ये समझ में आया कि जब भी, एक और चीज याद रखना आपकी, जब भी ये आगे, ये बात आपके आगे भी काम आएगी, जब भी आपकी रिवर्स फ्लो करती हैं वो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, पेबल्स ये सब लेकर आती हैं, और जब भी उनको ऊपर से बहती बहती नीचे की तरफ लेकर आएंगी तो नीचे आपको दिख रहा है प्लेन एरिया, बिल्कुल प्लेन आया स्लोप वाला एरिया है, वहां पे आके सबको जो है डिपोजिट कर देंगी, और जहां पे वो डिपोजिट करती है वो आपका बन जाता है एरिया प्लेन और प्लेन एरिया, यानी कि नदन प्लेन एरिया बनता है, जहां पे जो मिट्टी, जब सॉइल, जब रिवर अपने साथ मिट्टी लेकर आती है ना, तो वो मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, उस जो यहाँ पे नदन प्लेन से मिट्टी होती है वो आपकी होती है बच्चा एलुवियल सॉइल, और वो एलुवियल सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत मोस्ट फर्टाइल जो है सॉइल आपकी एलुवियल सॉइल ही है। और इस वजह से यहाँ पे देखो आपको पता है आज भी हमारे इंडिया की पता है 54% पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, यही लोग जो है लगे हुए हैं, 54% लोग इसी में लगे हुए हैं। तो सोचो यहाँ पर इस वजह से एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है नदन प्लेन्स में, और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में आपकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको ये बात नदन प्लेन्स वाले पॉइंट में याद रखनी है कि ये जो प्लेन्स होते हैं फॉर्म होते हैं 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के द्वारा, और जो इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो सहायक नदियां होती हैं, मान लो ये आपकी मेन रिवर है इंडस, इसमें जो आपकी नदियां मिल रही हैं आपकी जो है चेनाब है, आपकी राबी है, बीज है, झेलम है, सतलुज है, ये सब जो नदियां छोटी छोटी सी जो कि एक मेन रिवर में आके मिलती है, उन छोटी नदियों को हम बोलते हैं बच्चा ट्रिब्यूटरीज। तो ये भी यहाँ पर है, ये सब यहाँ पे फॉर्म होती है, अपने साथ साथ सैंड सिल्ट क्ले लेकर आती है, जिससे एलुवियल सॉइल बनाती है, और हिमालय से लेकर आके उनको नदन प्लेन्स में डिपोजिट कर देती है, जिससे ये वाला जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फर्टाइल हो जाता है, और अगर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, और इन रिवर्स की वजह से क्योंकि पानी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी हमें अच्छा खासा रास्ता, सोर्स जो है वो मिल जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग हमारा वेस्ट पार्ट जो था, दिस इज राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट था वो देखा था ना हमने, ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट था, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे, ये आपका कौन सा है बच्चा, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। अब देखो डेजर्ट हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी, लद्दाख वाला, ये रहा पूरा का पूरा लद्दाख वाला आपका ये कोल्ड डेजर्ट पूरा का पूरा, लेकिन क्या है ये कोल्ड है, और ये जो आपका एक्सट्रीम हॉट है, बहुत गर्म है, जो कि आपका वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। चलो इसकी बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, कहाँ पे क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब पढ़ेंगे। यहाँ पे कहा भैया बहुत बड़ा रीजन है लेकिन एरिड है, यानी कि सूखा है, बंजर है। वेस्टर्न राजस्थान की बात कर रहे हैं, जहां पे दिन में तो भैया बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, मिट्टी में पैर रखोगे पैर जल जाएंगे, और रात को एक्चुअली मिट्टी में ना वहां की सॉइल होती है सैंडी सॉइल, और उस सॉइल में ना बेसिकली वैसे काफी सॉइल में होती है लेकिन इस सॉइल में ज्यादा होती है, ये कैपेसिटी होती है कि दिन में वो सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और रात में सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रात में वहां की जो ठंड है वो, क्योंकि रात होती है तो ठंड हो जाती है, तो मिट्टी जो है वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर हम वही कह रहे हैं कि दिन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां पे, और रात में ठंडी ठंडी रातें हो जाती है। और क्योंकि वो राजस्थान है तो पानी की तो कमी वहां पर होगी ही, रेनफॉल वहां पे कम होती है। ठीक है जी, अच्छा देखो इसी कमी की वजह से, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इसलिए वहां पर लोग करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या होता है आपने पता पढ़ा हुआ है ना, पता है आपको कि जब बारिश के पानी को हम बचाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए ये लोग ना टंका बनाते हैं, कुंड वगैरह बनाते हैं, बेसिकली घर के नीचे बनता है ये। ठीक है, एक सेकंड में आपको पिक्चर अगर दिखाऊं, मैं चैप्टर में है, वैसे आपके चैप्टर में आपके है ये पिक्चर, मुझे काफी नीचे जाना पड़ेगा यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाने के लिए। वैसे जस्ट सेकेंड, देखो वैसे ये थे आपके काटकुनी हाउसेस, जो मैं कह रही थी ना, काटकुनी हाउसेस आपके ये वाले हैं, इस तरीके से लकड़ी के, और वहां पे अवेलेबल जो लोकली अवेलेबल स्टोन है उसके ये बने होते हैं। ये आपका लद्दाख वाला पार्ट है, यहाँ पे ये याक वगैरह होती है, ये आपकी पांगोंग लेक है। ठीक है, ये आपके गंगेटिक प्लेन से, तो आपको पता ही है, चैप्टर आप लोगों को जहां पढ़ाया है वहां पे सब कुछ आपको और अच्छे से मैंने समझा रखा है। अच्छा एक सेकेंड, ये देखो हो गया, खो ही गया मुझे लग रहा है।
ढूंढ क्या रहे हैं वैसे हम, हाँ टंका, ये रहा देखो, ये आपका है टंका। इस तरीके से घरों के नीचे भी ये बनता था उस टाइम पर भी, आज भी होता है वहां पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वहां का। वहां क्योंकि आज भी यहाँ पे पानी की कमी है, तो वहां के जो लोग हैं वो ऐसे ही जो बारिश के पानी को कंजर्व करते हैं, इस रूफ से पानी को, छत से जो है पानी को नीचे की तरफ पाइप से लेके आना, और फिर घर के नीचे जो अंडरग्राउंड बनवा रखा होता है टंका, वहां पे इसको स्टोर करना। और इसको खासकर वो लोग पानी पीने के पर्पज से यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत साफ पानी होता है, क्योंकि फिल्टर वगैरह होकर फिर यहाँ पे मिट्टी उसमें बना होता, तो बहुत साफ मानते हैं इस पानी को। वहां पे ये लोग राजस्थान में टंका का यूज करते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए। अब देखो राजस्थान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेजर्ट में, विच इज कॉल्ड सैंड ड्यून, रेत के टीले। सुना है, रेत के टीले बहुत नॉर्मल सा है, हिल लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जो कि फॉर्म होता है। मान लो यहाँ पे हवा बह रही है, हवा बह रही है, मिट्टी मिट्टी, हवा भैया, हवा ने जो है मिट्टी को उठाया, हवा बहेगी तो मिट्टी साथ में बहती है ना उसके, हवा बह रही है, मिट्टी को उठाया और यहाँ लाके हवा यहाँ पे कम हुई, यहाँ पटक दिया, ये एरिया हल्का ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हवा बह रही है, यहाँ पे हवा चली ऐसे रही, इधर की हवा चल रही है, तो बार बार यहाँ से लेकर आएगी, यहाँ पटक देगी और उठ जाएगा, फिर यहाँ पे लेके आएगी, फिर यहाँ पटक देगी, फिर ये और उठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हिल तरीके का स्ट्रक्चर से बन गया है हल्का सा, इसे हम बोलते हैं, आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से सैंड ड्यून्स। तो क्या होता है, यहाँ से हवा भरी है, यहाँ से तो खाली कर दिया, देखो दिख रहा है, यहाँ से तो खाली कर दिया और यहाँ लाके एकदम से भर दिया, इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका सैंड ड्यून। अब देखो बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट इज अरावली हिल्स। अब आपने देखा भैया कि यहाँ पे आपका है वेस्टर्न राजस्थान पूरा का पूरा थार डेजर्ट है, इसी के जस्ट कॉर्नर पे इसके बाउंड्री देता हुआ आपके हैं अरावली हिल्स, जो कि इस तरह से नहीं है हिमालय की तरह, वो ऐसे हैं, दिख रहा है, वेस्ट वो ऐसे साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ वो जा रहे हैं, तो वो इस तरीके से जो आपके हिमालयस हैं वो है, इसे हम बोलते हैं हिल्स है बेसिकली, अरावली हिल्स। और ये बहुत ओल्डेस्ट है माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड के, करीब करीब मान के चलते हैं कि 2.5 बिलियन ईयर्स वो मन के बहुत पुराने हैं ये। इस तरीके से आप करेंगे कितना सुंदर है। एक चीज आपने सोची यहाँ पे, मैम एक तरफ तो आपने कहा भाई इतना ज्यादा बेकार सा यहाँ पे डेजर्ट है, बहुत सूखा है, बंजर है, इस तरीके से है बिल्कुल यहाँ पे, और जस्ट उसके कॉर्नर पे बिल्कुल उसके एज पे यहाँ पे इतने सुंदर से यहाँ पे हिल्स है, इतना सुंदर यहाँ पे एरिया है, सच में है, बिल्कुल है ये, मतलब बहुत सुंदर सा एरिया है। आप सोचो अगर आप 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको, मान लो आपको बुक में भी बता रखी है वो चीज कि अगर आप जोधपुर से ना, अगर आप यहाँ पे जाओगे अरावली हिल्स की तरफ, तो मतलब बहुत सुंदर एरिया है, 3-4 घंटे में आप कैसे एरिया में पहुंच जाओगे ना, तो बहुत सुंदर है। तो आपको वो खुद लगेगा कि अच्छा इतना कुछ है हमारे इंडिया में। तो बेसिकली ये नेचुरल बैरियर का मतलब होता है कोई भी चीज जो रोकती है किसी भी चीज को, तो बैरियर के रूप में काम करता है कि मान लो अगर यहाँ पे ये ना हो तो क्या पता डेजर्ट या फिर डेजर्ट का क्लाइमेट जो गर्म वाला है, जो गर्म गर्म हवाएं हैं वो आगे भी फैल जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, तो ये जो हवा है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती, और जो राजस्थान वाला जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो यहीं पे रह जाता है, और हिल्स जो है बेसिकली हमारे पूरे का पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक डेजर्ट के क्लाइमेट से बचा के रखती हैं, प्रिवेंट करती हैं, बैरियर के रूप में काम करती हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? ओके, ये मैंने क्या लिखा है, नहीं ये नहीं है, अरावली हिल्स, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है ना, एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं। ओके, अब देखो इन्हीं की बात कर रहे हैं भैया कि अब हिल्स है, पहाड़ है, तो यहाँ पे मार्बल का बना होता है, यहाँ पे कुछ मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक है, कॉपर है, और हिल्स है तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो वो एक्टिविटीज भी यहाँ पर की जाती है। अब ये होगी यानी कि आपके हिमालयाज हो गए इस तरीके से, नदन प्लेन्स हो गया, आपके हिल्स हो गई, डेजर्ट हो गया। अब नीचे आपका आएगा ये वाला पार्ट विच इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, कोई भी पीस ऑफ लैंड, मैंने कई बार बोल दिया अपनी वीडियोस में, जो कि 3 तरफ से, यहां से यहां से यहां से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो आपका होता है पेनिनसुला, और जो 4 तरफ से घिरा होता है वो आपका होता है बच्चा आइलैंड। प्लेट्यू क्या होता है आपका, देखो ये आपका हिल है जो ऐसे हुआ, पहले उठा और फिर ऐसे हो गया, ये तो हिल है, माउंटेन है, लेकिन जो लैंड हल्का सा एलिवेट हुआ, उठा और फिर फ्लैट हो गया, इसे हम बोलते हैं बच्चा प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। और प्लेट्यू में आपके मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जो आपके प्लेट्यू है बेसिकली, चाहे वो आपका मालवा प्लेट्यू हो, चाहे वो छोटा नागपुर प्लेट्यू हो, बहुत सारे प्लेट्यू होते हैं। डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा, यहाँ डेक्कन प्लेट्यू आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख गया ये आपका है पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट। आप यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेट्यू। आपको पता होना चाहिए प्लेट्यू है क्या, पहले ये बताना। प्लेट्यू इज बेसिकली पीस ऑफ लैंड विच इज एलिवेटेड,
एलिवेटेड फ्लैट लैंड को हम बोलते हैं क्या, आपका फ्लैट। रिच होता है काफी, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटियो वाला रीजन है, नीचे वाला एरिया है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, फर्टाइल लैंड है। और क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है इस वजह से यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वो जंगल में रहते हैं ना, वो भी यहाँ पे रहते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट 2 ट्राइब के नाम यहाँ मैंने मेंशन करे हैं, संथल और गोंड ट्राइब। आपको ऐसे 2 याद रखना बहुत होगा। अब इसमें क्या है, बहुत सुंदर, क्योंकि वेस्टर्न घाट से यहाँ पे देखा आपको इधर की तरफ, तो यहाँ पे से ऐसे करके यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर से वाटरफॉल्स भी आते हैं इंडिया में है, जो कि ना कि सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वाटरफॉल है और ऊपर से गिरते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रो पावर भी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों होती है, आपके इसी चैप्टर का पार्ट 1 का बिल्कुल फर्स्ट पेज है, वो मैंने समझा रखा है 5-7 मिनट लगा के फर्स्ट पार्ट में। आपको सारी वीडियोस का लिंक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है चैप्टर 1 का, आप उस वाली वीडियो को देख लो, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरीके से वाटरफॉल से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, वो मैंने वहां पे समझा रखा है। और क्योंकि पानी है तो यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी भी अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं, प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस। अब देखो यहाँ पे ये आपका प्लेट्यू ऐसे करके, अब इसको कह रहे हैं भैया, इसके अगल बगल में साइड में यहाँ पे 2 माउंटेन रेंजेस है। एक को यहाँ पे हम कहते हैं भैया वेस्टर्न घाट्स, और एक को हम यहाँ पे कहते हैं बच्चा ईस्टर्न घाट्स। कहते हैं वेस्टर्न घाट जो है पतले हैं, देखो मैं यहाँ पिक्चर लगा रखी है, ये दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स पतले हैं और ईस्टर्न घाट थोड़े से चौड़े हैं। तो इस वेस्टर्न घाट्स जो है क्या है, नैरो है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है वेस्टर्न घाट्स नैरो है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। अब इस वाली पिक्चर में देखो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस जा रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, कहीं पे रुक नहीं रहे। ठीक है जी। रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, भैया वेस्टर्न कोस्ट के पास है ना, बिल्कुल उसके पैरेलल रन कर रहे हैं। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट और ये आपके वेस्टर्न घाट्स। तो कोस्ट बाहर होते हैं, फिर घाट्स अंदर होते हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ पे निकलती हैं, बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं एक्चुअली घाट्स में से ही। यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया ना, यहाँ पे ये जो घाट्स हैं आपके, यहाँ से बहुत सारी नदियां जो है निकलती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी जो नदियां हैं वो आपका यहाँ से निकल के वेस्टर्न घाट से वो आपका इधर की तरफ, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वहां जाएंगी ईस्ट में। क्यों जाएंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि जो आपका पेनिनसुला प्लेटियो वाला पार्ट है वो हल्का सा टिल्टेड है, हल्का सा टिल्टेड है। इस तरीके से जो बारिश वगैरह होती है, वो सारी जो रिवर्स वगैरह है वो सारी की सारी ऐसे फ्लो करती है। अगर वो यहाँ से भी निकल रही है तो उनके लिए यहाँ जाना आसान है, लेकिन जो लैंड है वो टिल्टेड है, क्योंकि तो वो यहाँ ना जाकर वो यहाँ जाती है। समझ गए यार? ओके जी। अच्छा, ये मैंने वैसे पार्ट सब हर एक चीज मैंने और डिटेल में करा रखी है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, और डिटेल में जानना है, हर एक चीज जाननी, लाइन बाय लाइन समझना चैप्टर को, तो जाकर डिस्क्रिप्शन जो आपका प्रॉपर वीडियो से कंप्लीट चैप्टर डिटेल की वो आपको एक बार देख लेना। कहते हैं जो इन वेस्टर्न घाट्स का नदन पार्ट होता है, ये वाला जो महाराष्ट्र के अंदर है, उसे हम लोग सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं। कहते हैं नर्मदा और तापी, नर्मदा यहाँ से निकलती है और तापी आपकी यहाँ से निकलती है। दोनों ही नदियां जो है आपकी महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश का हल्का बोला पार्ट है वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, और वो निकल के अरेबियन सी जो आपके वेस्ट में है वो वहां पे जाके जो है वो गिर जाती है। ठीक है, यानी कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट वो फ्लो करती है। फिर अगर बात करूं आपके ईस्टर्न घाट्स की, तो मैंने कहा भैया वो चौड़े हैं, दिख गया आपको चौड़े हैं, लेकिन टूटे हुए हैं। देखो एक पार्ट ये रहा छोटा सा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, तो ये टूटे हुए हैं इस तरीके से। और यहाँ पे छोटे छोटे से यहाँ पे हिल्स वगैरह में वो टूट रखे हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट के साथ जो ये फ्लो करते हैं। अब देखो यहाँ पे नदियां आपको दिख रही है बच्चा, ये आप यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे गोदावरी इस तरीके से यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से गोदावरी निकलती है, यहाँ से महानदी निकलती है, यहाँ से कृष्णा निकलती है, यहाँ से कावेरी निकलती है, और जो सब नदियां हैं वो आपकी ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं। और क्योंकि मैंने पार्ट पहले बता रखा है कि जब वो नदियां जो है फ्लो करेंगी अपने साथ सैंड सिल्ट के लेकर जाती हैं, तो सब जो है यहाँ पे आके डिपोजिट कर देती है, और इस वजह से यहाँ पे नदियां यहाँ पे फ्लो करती है, तो हिल्स को वो काटती हुई निकलती है, इसलिए यहाँ पे हिल्स टूटे हुए हैं। हिल्स को काटते हुए निकलेंगी नदियां, तो इसलिए यहाँ पे हिल्स हल्के टूटे हुए ब्रोकन है बीच बीच में से, इस वजह से। और क्योंकि यहाँ पर देखो समझ में आ गया ब्रोकन क्यों है छोटे छोटे पार्ट्स में, और यहाँ पे ब्रोकन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे नदियां नहीं जा रही ना, इधर की तरफ नदियां आ ही नहीं रही है, नदियां आ ही ऐसे रही है, ऐसे आएंगी तो हिल्स को काटती हुई जाएंगी, तो ब्रोकन हो गया वो। अब मैं बोल रही हूँ यही, अब क्योंकि इधर की तरफ नदियां जा रही हैं तो अपने साथ सैंड सिल्ट के लेकर जाएंगी, यहाँ पे डिपोजिट कर देंगी। इस वाले एरिया में भी आपकी नदन प्लेन्स की तरह एलुवियल सॉइल आएगी, और यहाँ पे भी आपका एग्रीकल्चर काफी अच्छा होगा। समझ में आ गया जी? और यहाँ पे ये जो नदियां होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इससे पानी भी मिलता है।
आप देखो बात करते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 नंबर में, व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या होता है? वैसे थर्ड फोर्थ को पता होता है बच्चों को यूजुअली। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। कोई भी अगर इंसेक्ट इन पे आके बैठता है तो उसको चिपक जाता है, इनके लीव्स में इस तरीके का होता है, चिपक जाएगा इस पे और फिर वो लोग उसको खा लेंगे, उसे हम बोलते हैं आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर अगर मैं लास्ट बात करती हूँ आपकी, नेक्स्ट बात करती हूँ, जो आपकी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। अब घाट तो आप समझ गए जो अंदर है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट। अब जो बिल्कुल बाहर की बाउंड्री उसे हम बोलते हैं कोस्ट। तो आपको पता है जो कोस्ट होते हैं वेस्टर्न घाट्स, देखो आपको दिखा ना यहाँ पे कि वेस्टर्न, एक सेकेंड जस्ट, जो कोस्ट है आपका वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी इसके बीच में है। देखो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट ऐसे करके है ना, ये बाहर वाला पार्ट, और ये आपका है बच्चा ईस्टर्न कोस्ट वाला पार्ट। तो मैंने कहा कि जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। आपको पता है इंडिया के वेस्ट में आपका अरेबियन सी है और इसके आपका ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। उसी की बात कर रही हूं मैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है आपका वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है, और जो वेस्टर्न कोस्ट और सॉरी जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपका ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच हो रखा है। अच्छा, अब ये बात याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि आपकी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी लंबी है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर लंबी है। अगर वैसे लैंड की बाउंड्री पूछते नहीं है, लेकिन अगर लैंड की बाउंड्री पूछ ले तो वो आपकी 15,200 किलोमीटर है, समझे? यानी कि जो ये ऊपर वाली बाउंड्री है सारी की सारी, यहाँ ये वाली सारी की सारी ये ऐसे करके ये आपकी है, यहां से लेकर के यहां तक ये सारी की सारी आपकी 15,200, और जो ये ब्लू वाला पार्ट है सारा का सारा इसी आपकी है 7,500 किलोमीटर। समझ में आ गया जी? चलो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोस्ट लाइन है तो भैया बीच वगैरह है, आपके बहुत घने बने जंगल है यहाँ पे, ये सब चीजें हैं। अगर बात करूं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की, तो हमने कहा भैया कि गुजरात से लेकर के, देखो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, देखो गुजरात से लेकर के वेस्ट कोस्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, तो यहाँ से लेकर के आपका नीचे तक यानी केरला तक ये जाता है। तो भैया गुजरात से लेकर के केरला, जिसमें बीच में आपका महाराष्ट्र भी आ रहा है पूरा का पूरा, छोटा सा आपका गोवा भी आ रहा है, देन आपका केरला भी आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों जो कोस्ट है वो कौन कौन से स्टेट से पास होकर गुजरते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, आपको मान लो कह दिया कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से, गोवा से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से पास होता है, तो आपको बताना है कौन से पास नहीं होता है। तो आपको उसको पता होगा कि हाँ भाई तमिलनाडु से वो पास नहीं हो रहा है, तो आपको उसके लिए बाकी की पता होनी चाहिए कि पास किस किस से हो रहा है। अब ये मैंने बोल दिया भैया सैंडविच है, ठीक है जी। हमने कहा भैया वेस्टर्न घाट्स में से बहुत सारी जो रिवर्स है वो इमर्ज होते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो आपका प्लेट्यू वाला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू वो टिल्टेड है, इसलिए जो रिवर्स है वो आपके बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट की तरफ जाती है। मैंने कहा भैया एक बात याद रखना कि जो भी नदियां आपकी वेस्ट की तरफ जा रही हैं वो आपकी फॉर्म करेंगी एस्चुरी, और जो भी नदियां आपकी ईस्ट की तरफ जा रही हैं वो आपकी फॉर्म करेंगी डेल्टा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको एक बार समझ लो पहले। देखो ये आपका होता है एस्चुरी, ये आपका होता है डेल्टा। एस्चुरी बेसिकली बस वो जगह है, वो पार्ट है जहां पे जो नदी है उसने आके सी को ज्वाइन करा है, जो नदी है उसने आके सी को ओशियन को ज्वाइन करा है। तो यहाँ पे बहुत अगर हुआ तो बहुत थोड़ा सा डिपोजिशन होता है, वरना नहीं होगा यहाँ पे डिपोजिशन। लेकिन डेल्टा आपके फॉर्म होते हैं भैया जब भी बेसिकली एक लैंड फॉर्म बनता है पूरा का पूरा, जब भी कोई नदी जो आपकी नदी है जब किसी भी ओशियन को यहाँ पे ज्वाइन करेगी, किसी भी सी को ज्वाइन करेगी, तो अपने साथ जो भी वो सैंड सिल्ट के लिए लेकर आई है वो सब जो है यहाँ पे डिपोजिट कर देगी। अब चाहे वो ऐसे फैन की शेप में डिपोजिट करे, चाहे वो ट्रायंगल किसी शेप में डिपोजिट करे, कैसे भी करे, लेकिन वहां पे डिपोजिट कर देगी। और इस डिपोजिशन वाले पार्ट को हम बोलते हैं, आपका मिट्टी वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चा डेल्टा। क्या बोलते हैं इसे हम? डेल्टा। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर जो ये कहा कि यहाँ पे जो एस्चुरी फॉर्म करी, यहाँ पे डेल्टा क्यों फॉर्म कर रही है? क्योंकि यहाँ से जो है बहुत कम नदियां निकल रही है और यहाँ पे निकलती है आपकी नर्मदा और तापी, और दोनों ही ना आपकी एक्चुअली रिफ्ट वैली में से, गड्ढे वाली जगह है बेसिकली, वहां से फ्लो करती है। तो वहां पे इतना मिट्टी का वगैरह नहीं है, तो वो लोग अपने साथ जो है ज्यादा डिपोजिशन नहीं करती है, ज्यादा जमा नहीं करती है, इसलिए फॉर्म करती है वो एस्चुरी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत सैंड सिल्ट के लिए लेकर आती है तो यहाँ पे वो सब डिपोजिट करती है, यहाँ पे आपका बनता है डेल्टा। ये बात समझ में आ गई। बहुत वाइड प्लेन्स होते हैं इसके, काफी डेल्टा है यहाँ पे अच्छे अच्छे, और बहुत फर्टाइल एरिया बन जाता है। पता है आपको एलुवियल सॉइल वगैरह इसमें होती है। समझ में आ चुका? अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर में, लगून क्या होता है भैया? लगून एक ऐसा एक वाटर बॉडी होती है बेसिकली, तो एक बॉडी होती है वाटर की, वाटर बॉडी जो कि इस तरीके से आपके मान लो पूरे में वाटर था या आपका पूरे एरिया में पानी ही पानी था, लेकिन क्या हुआ ना आपका कुछ फैक्टर्स यहाँ पे मान लो कोरल रीफ्स वगैरह आ गई, कुछ भी चीजें आ गई, इसलिए यहाँ पे हल्का हल्का ये पार्ट जो आपका इकट्ठा होता रहा, यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे करके यहाँ पे मिट्टी फॉर्म हो गई या कोरल रीफ वगैरह बन गए, कुछ भी बन गए। तो ये जो एक एरिया था ये एक अलग पानी का बन जाएगा और ये वाला जो है अलग सा बन जाएगा हल्का सा। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं
पानी से नहीं, मतलब एक बॉडी ऑफ वाटर, यहाँ पे बेसिकली वो बस सेपरेट हो गई है, अलग हो गई है बाकी की बॉडी ऑफ वाटर से। तो बेसिकली क्या है भैया, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि दूसरी वाली वाटर बॉडी से जो कि उसके अंदर ही है उससे अलग हो गई है, एक नेचुरल बैरियर से। कुछ चीज यहाँ पे उसके आसपास फॉर्म हो गई है, चाहे वो कोरल्स वगैरह है, चाहे वो मिट्टी है, कुछ भी है, उससे यहाँ पर बना है आपका लघु। अब कोरल्स क्या होते हैं आगे समझोगे। अभी आपको समझ में आ गया डेल्टा क्या है, एस्टुरी क्या है, डेफिनेशन आए तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा इंडियन आइलैंड्स की, इंडिया के आइलैंड की बात करते हैं। मैंने कहा एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो दोनों चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं आपका आइलैंड। आपको पता है इंडिया के आपका जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे अरेबियन सी है, इसी अरेबियन सी में एक आइलैंड है विच इज कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है जी। ऐसे आपका ईस्ट वाला पार्ट से बे ऑफ बंगाल है, उसी पानी में उसी बे में क्या आपका एक बेसिकली आपका आइलैंड है जिसका नाम है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। समझ में आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पर कहा मैंने लक्षद्वीप आइलैंड बेसिकली एक ऐसा आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो क्या होता है, आर्चीपेलागो बोलते हैं कुछ लोग, मैं आर्कीपेलागो बोलती हूँ। तो आर्कीपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बेसिकली एक आइलैंड नहीं है, मतलब बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड यहाँ पे फॉर्म हो रखे हैं। तो अरेबियन सी में फॉर्म हो रखा है। मालाबार कोस्ट केरला का, ये आपका जो कोस्ट है ना उसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं ये वाला। जैसे इसका यहाँ पे कन्नड़ कोस्ट है, ये कोंकण कोस्ट है, ये काठियावाड़ कोस्ट है, इस तरीके से ये कोरोमंडल कोस्ट है, इस तरीके से यहाँ पे कोस्ट वगैरह बने हुए, तो उनके नाम है ऐसे। केरला का जो कोस्ट है उसका नाम है आपका मालाबार कोस्ट। तो वहां पे उसके पास ये फॉर्म होता है और इसमें कोरल से बने हुए 36 आइलैंड का ग्रुप है। अब समझो कोरल्स क्या होता है, ये जो आपको दिख रहे हैं कलरफुल से प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका कोरल्स। मैं हमेशा अपने क्लासेस में बच्चों को एक मूवी रिकमेंड करती हूँ विच इज कॉल्ड राम सेतु। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, राम जी के ऊपर बहुत फैसिनेटिंग सी मूवी है, तो आप लोग को जरूर देखना। उसमें बहुत क्लियरली उसमें आपको राम सेतु भी दिखा रखा है, आपको एक कोरल्स भी दिखा रखे हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अद्भुत लगते हैं। तो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ बच्चों को अपनी क्लास वगैरह में भी कि इस वाली मूवी को, राम सेतु को जरूर देखो, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कहा लक्षद्वीप आइलैंड है, आर्कीपेलागो है, अरेबियन सी में पता है, मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास में है। अगर ये पूछ ले किसके पास है तो ऑल्सो 36 आइलैंड का बना हुआ है और कोरल से बना हुआ है। कोरल्स क्या है, वो एनिमल्स, वो सॉरी बेसिकली वो प्लांट्स जो डेड हो चुके हैं, डेड प्लांट्स, उस पे ना एक जूजैंथली नाम का एक वो होता है, वो आपका आता है, उसको कलर देता है। तो बेसिकली वो एक कलरफुल प्लांट्स एनिमल्स वगैरह होते हैं उस प्लांट्स है। अब नेक्स्ट बात करूं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में है। इसके लिए मैंने कहा भैया इसमें 500 से ज्यादा, 500 से, ये देखो यहाँ पे तो 36 आइलैंड है सिर्फ और सिर्फ, छोटा सा ये तो, ये देखो ये और बड़ा है, कितना लंबा ऐसे फैला हुआ है, दिख रहा है, लंबा सा ऐसे फैला हुआ है इस तरीके से। इसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी हैं काफी सारे, जिसमें से पहले वॉल्केनो निकलता था, अब तो नहीं निकलता है। तो इंडिया का आपका एक, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है विच इज बैरन आइलैंड। लिखा है मैंने, मेंशन करा है, नहीं करा है क्या, चलो कोई बात नहीं, रह भी गया तो नहीं गिरा रहेगा। देखो इंडिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो आपका है दैट इज कॉल्ड बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार में और बहुत सारे बड़े बड़े या छोटे छोटे से आपके वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं जहां से पहले वॉल्केनो निकलता था। अब तो खैर वो नहीं निकलता है वहां से, हट मतलब बेसिकली निकलता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा हम कह रहे हैं भैया दो अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है, अंडमान जो ऊपर वाला पार्ट है, निकोबार जो है वो नीचे वाला पार्ट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। और दोनों ही आइलैंड्स में बहुत ज्यादा फ्लोरा यानी कि प्लांट्स और बहुत ज्यादा फोना यानी कि एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये आपके वो आइलैंड्स तक का पार्ट। अच्छा जी, अब अगर बात करूं एक आपके सेलुलर जेल की, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, आपको पता होना चाहिए सेलुलर जेल क्या है। एक ऐसा जेल है जैसा आपने सुना है काला पानी, ये वही है, काला पानी ही सेलुलर जेल को ही हम लोग बोलते हैं काला पानी, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स यूज करते थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर था ये, उन्होंने बनवाया, उनके टाइम पर था बेसिकली ये, और उन्होंने बनवाया था अंडमान निकोबार आइलैंड, सॉरी वहां पे ये बना हुआ था और ब्रिटिशर्स ने बनाया था। यहाँ पे हम लोगों को, हम मतलब हम नहीं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको, अगर वो उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, सबको लेकर था ना, सबको लिया और जेल में डाल दिया, सबको लिया जेल में डाल दिया। तो जेल में डालने के लिए वो आते थे इसी सेलुलर जेल में, जो आपका अंडमान निकोबार में यहाँ पर है समवेयर, यहाँ पर है ये जेल, और यहाँ पे जो है वो सबको लेकर आते थे। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह हैं वो सब उनको यहाँ पे प्रिजर्व करा, इसलिए हमने मतलब वहां पे उनको कैद रखा था, इसलिए हमने आज भी इस जेल को यहाँ पे रखा हुआ है एज अ मेमोरी, कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने यहाँ पे बहुत सेक्रीफाइस किया है हम लोगों के लिए। ये जेल हमें उसी की याद दिलाता है। यहाँ पे देखो मैंने इस जेल की पिक्चर लगा रखी थी, जो मैंने यहाँ पे लगाना भूल गई, तो यहाँ पे आप लोग वो देख सकते हो, दिस इज आवर सेलुलर जेल। ये इस तरीके से बना हुआ है, देख रहे हो, स्टारफिश के शेप का सा है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं आपका सेलुलर जेल यानी कि काला पानी।
अच्छा, अब देखो आपको मैंने ऊपर बताया ट्रिब्यूटरी क्या होता है भैया, वो स्ट्रीम छोटी छोटी वो नदियां जो कि एक बहुत बड़ी नदी को आके मिलती है, सहायक नदियां बेसिकली। फिर आपकी होती है एक डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि मान लो ये एक बड़ी नदी है, अब ये यहाँ पे आके छोटे छोटे से स्ट्रीम में छोटी छोटी सी नदियों में आके टूट गई है, इसे आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गई है छोटी छोटी सी नदियों में। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हम 2 पॉइंट रह गए बस आपके, एक आपका है डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल में बना हुआ है, और एक आपका है सुंदरबन वाला एरिया जो कि आपके वेस्ट बंगाल में ही है। अच्छा देखो, मैंने बोला सुंदरबन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है भैया, एक ऐसा फॉरेस्ट जिसमें ऐसे एनिमल, ऐसे ट्रीज वगैरह हैं जिसकी आपको दिख रहा है रूट्स, जिसकी जो रूट्स है बेसिकली, पहले तो ये जो है गीले गीला सा ग्राउंड और वहां पे ग्रो होता है फॉरेस्ट, वहां पे ट्रीज बहुत मैंग्रोव ट्रीज है सारे के सारे। क्या नाम है इनका, मैंग्रोव ट्रीज। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये, जहां पे इस तरीके के ट्रीज यहाँ पे ग्रो होते हैं जिनके जो रूट्स होती है ना, देखो वो आपका पानी के बाहर है, वो रूट्स दिख रहा है, ये रूट जो है पानी के बाहर है, लैंड एरिया के पानी के ऊपर है वो रूट्स, इसे हम बोलते हैं आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हमने बोला भैया ये वहां पे जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र, मैंने बताया ना आपको, हमने चैप्टर जहां पढ़ा है हमने सब डिस्कस करा हुआ है वहां पे और अच्छे से। तो यहाँ से जो आपकी गंगा नदी आ रही होती है ऐसे करके, यहाँ से आपकी आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो है यहाँ आके मिलती है, और इस तरीके से यहाँ पे जब, क्योंकि बहुत सारा पानी लेके आएंगे ना अपने साथ, जब गंगा है वो वहां से फ्लो करती आ रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया से पानी, सैंड, सिल्ट, सब लेकर आ रही है, ब्रह्मपुत्र पूरे चाइना तिब्बत से जो है फ्लो करती है, फिर इंडिया में आ रही है, तो अपने साथ बहुत सारा पानी, बहुत सारे सैंड, सिल्ट, क्ले सब लेके आती है, और वो सारे सैंड, सिल्ट, क्ले को वो यहाँ पे आकर डिपोजिट कर देते हैं, जिससे आपका बनता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा विच इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। तो ये इन दो नदियों से, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, तो वो आपका है सुंदरबन डेल्टा। और वो जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन सी 2 रिवर से बनता है, कौन कौन से रिवर से मिलकर आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है, तो आपको बताना है वो गंगा है और वो ब्रह्मपुत्र है। इन दोनों के पानियों से, इन दोनों के सैंड, इन दोनों के पानियों के द्वारा जो लाई हुई सैंड, सिल्ट, क्ले है बेसिकली, उससे आपका बन रहा है सुंदरबन डेल्टा। तो समझ में आ गया डेल्टा जो है। अच्छा, एक और बात याद रखना, आपको दिख रहा है ना इसका काफी पार्ट, देखो एक सेकेंड, इसका जो काफी सारा पार्ट है वो आपका बेसिकली, देखो ये आपका बांग्लादेश है इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ से लेकर के, और ये आपका यहाँ तक का इंडिया वाला पार्ट, तो आपको दिख रहा है इसका काफी मेजर पार्ट इसका बांग्लादेश में है, और 40% तक का पार्ट, 40 to 45% पार्ट जो है इसका इंडिया में है। तो हम यहाँ पर यही कहते हैं कि वैसे तो खासकर ये आपका बांग्लादेश में, लेकिन काफी जो है इसका इंडिया में भी पार्ट पाया जाता है। और आपके सुंदरबन, बेसिकली सुंदरबन क्या है, वो फॉरेस्ट है, जहाँ वो एरिया है वो एक बहुत बड़ा, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है, जहाँ पर ये ग्रो होते हैं, और यहीं पर ही क्या है आपका, इसी के पास आपका सुंदरबन डेल्टा भी जो है बनता है, जो कि इसी फॉरेस्ट के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है जी। अब देखो हम लास्ट बात करते हैं हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स आते हैं, ये वाली जो हिल्स हैं आपकी, खासकर गारो, खासी और जैंतिया, ये इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू का ये पार्ट हम मानते हैं इसको। ठीक है, जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, उसी का पार्ट है, उससे अलग हो गया था, क्योंकि जब इंडिया टकराया ना, आपका इंडिया ऐसे करके टकराया इससे, तो वो का घूम गया था, और जब ये घूमा तो ये वाला जो पार्ट था उसका निकल के अलग चला गया, प्लेट्यू वाला पार्ट था। इसलिए हम मान के चलते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का कुछ पार्ट जो आपका, मैंने कहा ना इंडिया ऐसे था, यहाँ पे इस तरीके जब टकराया ना, इससे टकरा गया, हम हिमालय जो है फॉर्म हो गए, ऐसे हल्का सा ना घूम गया। घूमने की वजह से जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का कुछ पार्ट था वो हल्का सा मेघालय प्लेट्यू जो था वो यहाँ पे चला गया, और बीच में यहाँ पे गैप हो गया। ठीक है, जिसे हम मालदा गैप भी बोलते हैं। अच्छा, अब देखो मैं बोल रही हूँ गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये सब जो है मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, जहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब देखोगे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल विच इज 11 मीटर की एनुअल रेनफॉल, एनुअल है, ये पूरे साल में होती है। और रेनफॉल को हम नाप कैसे रहे, आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया हुआ है मैंने, रेन गॉज के थ्रू पढ़ा हुआ है ना, उसके भी नोट्स आ जाएंगे कल या परसों तक, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी यानी कि मौसिनराम इज अ प्लेस जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है, विच इज 11,872 मिलीमीटर, जैसे आप कहोगे 11 मीटर, या इंचेस में बात करूं तो जैसे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 1100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लगा के चलो दिल्ली में हमें 50 से यानी कि बेसिकली 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, उसमें यहाँ पे बाढ़ मतलब इतना बुरा हाल होता है रोडों पे, और सोचो 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल पे वो हाल होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे इनके यहाँ 1100 सेंटीमीटर की रेनफॉल आ रही है मेघालय में, और ये वहां की नॉर्मल रेनफॉल है, एवरेज रेनफॉल है ये। एक बार इनकी हाईएस्ट गई है आई थिंक कितने की, 1100 में ना, आई थिंक इनकी गई है 1500 1600 करके कुछ जो है वो हाईएस्ट गई है उनकी। तो बहुत ज्यादा रेनफॉल वहां पे होती है, लेकिन चलता क्यों यहाँ पे काम, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो फॉरेस्ट वगैरह है, तो वहां पे वो सब एब्जॉर्ब काफी हद तक हो जाता है।
वाटरफॉल्स वगैरह है, बहुत हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है, बता चुकी हूँ, जिससे यहाँ पे फॉरेस्ट है, बहुत अच्छी खासी वाइल्ड लाइफ है और बहुत अच्छा फर्टाइल यहाँ पे लैंड पाया जाता है। आप देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा जो विलेज है वो एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, तो आपको पता होना चाहिए मैलेनोंग विलेज जो है, जो कि अपने यहाँ पे वीविंग आ गया, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, इट्स लिविंग ट्री रूट्स, लिविंग LIVING, लिविंग रूट्स के लिए पाया जाता है। लिविंग ब्रिज है बेसिकली, एक ब्रिज है जो कि लिविंग रूट ब्रिज, अच्छा ओके, लिविंग यहाँ लिखा है, वीविंग है, ओके सॉरी आई एम सो सॉरी। देखो मैंने लिखा हुआ है कि भैया जो मैलेनोंग विलेज है वहां, वो जो आपका एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है, जो कि मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में पाया जाता है। और ये जो विलेज है अपनी ये लिविंग रूट ब्रिज के लिए, देखो यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, जो रूट्स है ट्री की, रूट्स ने जो आपस में खुद को बुनकर जो है ट्री की रूट्स ने बनाया है, आपका बहुत साल लगाए हैं। और जब ट्री की रूट्स ने आपस में एक दूसरे से बुनाई कर ली है तो बुनकर फॉर्म करा के लिविंग यानी कि जीत जागती हुई रूट्स का ब्रिज बना हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दिस इज कॉल्ड मेघालय के मैलेनोंग विलेज में पाया जाने वाला लिविंग रूट का ब्रिज। देखो ये मैं लास्ट में इसलिए लगाया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं यूनेस्को क्या होता है, और क्योंकि आपके यूनेस्को के इस चैप्टर में 4 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर करी हुई है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यूनेस्को बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है, जो कि यूएन की फॉर्म है, बेसिकली वहां की ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब इसने कुछ साइट्स को जो कि वर्ल्ड में हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिनको प्रिजर्व करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो जो साइट्स है वो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनकी नेचुरल ब्यूटी है, या फिर मतलब ये सब होना चाहिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, उनकी साइंटिफिक वैल्यू हो, कोई ना कोई उनकी नेचुरल ब्यूटी हो, और साइट और आपका बहुत सुंदर हो, बेसिकली सिग्निफिकेंस हो, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस उनकी होनी चाहिए। इन बेसिस पे वो किसी भी साइट को एक वर्ल्ड की हेरिटेज साइट, प्रिजर्व करने वाली साइट के रूप में डिक्लेयर करती है। इसमें इंडिया की कुछ साइट जो चैप्टर में बताई हुई थी वो थी आप ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जैसलमेर फोर्ट जो कि आपका राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट्स जो कि आपके इधर ऐसा करके वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, और सुंदरबंस जो कि आपका यहाँ पर है, डेल्टा यहाँ पर बनता है, उस वाले एरिया को हम यहाँ पे बोला है, जिस मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले एरिया। समझ में आया? तो बच्चों ये आपके हुए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट रिविजन, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, एमसीक्यूज, कुछ क्वेश्चन आंसर जो एक्स्ट्रा यहाँ से बन सकते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। अगर आपको इस वाले, थैंक यू सो मच बच्चों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो, और आपको इस पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, एडोमेंटोरियल्स के नाम से वैसे आपको ये मिल जाएगा। आपको मिलेगा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग ऐसे ही देखना, इतना ही प्यार देना जैसा आपने प्रीवियस वीडियोस को दिया है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही बने रहो मेरे साथ साथ, वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। एंड चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को भी, उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आज मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर।